सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन का पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे पिछले क्लास में, और आज हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे। और इसी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आगे हम लोग को हेनरीज लॉ पढ़ना है, वहाँ पर पहुँचना है। बेसिक पार्ट से लेकर के चलेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल टर्म से बना हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम लोग कि यहाँ पर ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में जनरली हम लोग 100 ग्राम को लेकर के चलते हैं। आप 1 लीटर भी ले सकते हो। यहाँ ये वाटर है, और इसमें आपको कह दिया है कि आप इसका शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए। शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, पहले 5 ग्राम डिज़ोल्व किए, डिज़ोल्व हो गया, फिर ऐड किए, वो भी डिज़ोल्व हो गया, फिर ऐड किए, वो भी डिज़ोल्व हुआ। अब एक समय ऐसा आएगा कि अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। अब आप बताओ ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिज़ोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वह उसका सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अगर हम बताते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम पर लीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए मैक्सिमम आप 20 ग्राम ही डिज़ोल्व कर सकते हैं, 20 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने में डिज़ोल्व करना चाहते हैं। 20 ग्राम डिज़ोल्व कर रहे हैं, आप इसको अगर मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, तब इनका यूनिट मान लें कि 5 मोल पर लीटर हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उनका अलग अलग हो सकता है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग ग्राम पर लीटर में भी लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या निकला? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्युबिलिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे इनमें से एक पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक यानी जो जैसा है वो वैसे में ही सॉल्यूबल होगा। आपको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि वो आपके पसंद का दोस्त नहीं बैठा हुआ है वहाँ पर। आपका जो प्रॉपर्टीज होगा आप उसी के साथ में रहेंगे। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ में तभी बैठ पाएंगे, तभी आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे जब आप भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो हमेशा आप नहीं पढ़ने वाले के साथ में ही बैठे रहेंगे। टीचर समझा रहे हैं और उस वक्त में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप पढ़ने वाले जो कंसंट्रेशन के साथ में सुन रहे हैं उसके साथ में आप नहीं बैठ सकते हैं। आप वहाँ जगह खोजोगे जहाँ पर वो स्टूडेंट जो पढ़ाई के वक्त में भी कहीं दूसरे वर्क में इंगेज रहता है, उसके साथ में आप बैठना पसंद करेंगे। और हम टीचर बस ऐसे ही पूरे ग्रुप को आइसोलेट कर लेते हैं। एक को टारगेट कर लिए, एक के बारे में थोड़ा सा पता किए कि वो किस कैटेगरी का है, पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। नहीं पढ़ने वाला है तब उसके साथ साथ कहाँ कहाँ कौन कौन डिजॉल्व हो रहा है, तो सब समझ में आ गया कि वो एक कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी वो वाटर में डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर हम लोग अल्कोहल की बात कर लें, C2H5OH, ग्लूकोज की बात कर लें, C6H12O6 की बात कर लें, तो ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि हैं ये खुद ऑर्गेनिक। तो कहता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक के अनुसार से तो ऑर्गेनिक को वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि तभी सॉल्युबल होंगे। सारे ऑर्गेनिक सॉल्युबल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक होते हुए भी। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। आप ज़रा सोच के बताओ ना, एक 100 ग्राम वाटर लिया गया, इसमें 20 ग्राम आप साल्ट डिजोल्व कर दिए। अब इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये सैचुरेट कर गया है। अब आप इमेजिन करो कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ तो अब उसमें और ज़्यादा डिजोल्व होगा कि नहीं डिजोल्व होगा? और ज़्यादा डिजोल्व होगा। इसका मतलब उसमें और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये बेस्ड है
ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पर। ली चैटेलियर्स, ये क्लास 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर में आया था। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बताता है अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर आप बढ़ा दो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, और अगर कोई एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करोगे तब वो आगे की तरफ में बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हीट करता, अगर किसी प्रोसेस में हीट एनर्जी निकल रहा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, वो गर्म हो जाएगा, और अगर कोई ठंडा हो रहा है इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया? इंडोथर्मिक। कभी आप शरबत बनाओ अपने से और फिर फिल करो, नॉर्मल पानी टैप वाटर को लो, फ्रिज का पानी में नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ग्लूकोज ही लो, वो तेज़ी से घुलता है। पानी में जब ग्लूकोज डालते हो तो उसके बाद अगर उसको आप टच करोगे तो आपको ठंडा फील होगा। तो बताओ वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ या इंडोथर्मिक हुआ? इंडोथर्मिक हो गया। और ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बताता है कि अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसमें और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इसका मतलब सॉलिडिटी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, यानी वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं, और जो कंप्रेस्ड नहीं होगा तो आप प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, सॉलिडिटी के ऊपर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये 3 फैक्टर थे जो सॉलिड इन लिक्विड के सॉलिडिटी को डिसाइड करता है। उसी तरह से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का, ये सब लिखवा भी देंगे। आप देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स जब हम लोग पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करके पीते हैं, तभी उसका सिलने से टेस्ट आता है। रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा आप ठंडा करेंगे बॉटल के अंदर का जो गैस है उसमें उतना ही ज़्यादा डिजोल्व होगा, यानी कि गैस का सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के कम करने पर बढ़ता है और टेम्परेचर के बढ़ाने पर घटता है। कभी आप पानी बॉयल करोगे तो वाटर बॉयल होने के पहले उसमें से तुमको बबल्स निकलता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली वो बबल्स डिजॉल्व्ड एयर हैं जो उसमें डिजॉल्व हो चुका है, वो एयर ही बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो तुमको सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि सर किसका सॉलिबिलिटी। अगर सॉलिड का सॉलिबिलिटी पूछ रहे हैं तो इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन अगर गैस का सॉलिबिलिटी पूछ रहे हैं तो इट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। गैस का जो पहले से डिजोल्व है वो भी गर्म करने पर बाहर निकल जाएगा। प्रेशर, गैस हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का सॉलिबिलिटी वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट के अनुसार से बाकी का आप कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलते होंगे तो पहली बार जब आप खोलेंगे तो अंदर से गैस निकलेगा प्रेशर के साथ में। एक्चुअली बॉटलिंग करते वक्त में वहाँ पर गैस डाला गया अंडर हाई प्रेशर, ताकि जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे गैस उतना ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सकेगा। अब इतनी बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लिखिए टॉपिक सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉलिबिलिटी is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent to prepare its saturated solution. Paragraph change. The solubility can be expressed in terms of molarity, or in gram per liter.
और इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। मोलरिटी हो गया मोल पर लीटर, और इसे हम लोग ग्राम पर लीटर में भी, और कई बार तो ज़रूरत पड़ने पर मोल फ्रैक्शन में भी रखते हैं। जैसे हेनरीज लॉ में सॉल्विटी, रॉल्स लॉ में सॉल्विटी हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में यूज़ करते हैं। अब लिखो ये टॉपिक ऊपर में जो दिख रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Solubility of solid in liquid, in liquid। इसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिखवाएं? लिखिए। लाइक डिजॉल्व, लाइक, लाइक डिजॉल्व, लाइक इन्वर्टेड कॉमा में, लाइक डिजॉल्व लाइक concept, concept is applied here, like dissolve like concept is applied here, is applied here, is applied here। It means ionic compound, it means ionic compounds are soluble in, ionic compounds are soluble in polar solvent, polar solvent like water, polar solvent like water, water, while WHILE, while organic compounds, while organic compounds are soluble in organic solvent, are soluble in organic solvent, organic solvent। नोट में लिखो, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखिए some organic compounds, some organic compounds, organic compounds like alcohol, glucose, sugar, etc., are soluble in water, are soluble in water, because they form hydrogen bond, because they form hydrogen bond with water molecule, because they form hydrogen bond with water molecule, because they form hydrogen bond with water molecule। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या था? टेम्परेचर। लिखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, according to ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल endothermic process
endothermic process shifted in forward direction on increasing the temperature, shifted in forward direction on increasing the temperature, increasing the temperature, increasing the temperature. Paragraph change. The dissolution of डिजोल्व होने से बना है, डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड is generally endothermic in nature, is generally endothermic in nature, and therefore the solubility increases on increasing the temperature, increasing the temperature. अब लिखो आप प्रेशर, लिखिए सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, compressible in nature, and therefore pressure has negligible effect on the solubility, negligible effect on the solubility. अब लिखो ये टॉपिक। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और अब लिखने जा रहे हैं हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें पहला पार्ट है टेम्परेचर। लिखिए इसके बारे में, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases on increasing the temperature, and vice versa, pressure. लिखिए द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड increases on increasing the pressure, and vice versa. समझते हो ना? प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ रहा है तो प्रेशर घटाने पर घट जाएगा। तो ये सिंपल हम लोग कंसेप्ट अभी डिस्कस किए
कि सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ और सॉलिबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और दो तरह का सॉलिबिलिटी, एक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। लिखो टॉपिक हेनरीज लॉ। लिखो, पहले हेनरीज लॉ लिखवा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन, it is the quantitative relation between solubility of a gas, solubility of a gas in a liquid, and the pressure, paragraph change. It states that the solubility of gas in a liquid, is directly proportional to the partial pressure, applied on it, सिंपल फॉर्म लिखवाएं इसका, कई स्टेटमेंट के अनुसार से है। दैट इज हेनरीज लॉ के अनुसार से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मूल फ्रैक्शन का, काई का, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं KH इंटू काई। बोर्ड पर देखोगे, बाद में कॉपी कर लेना। हेनरीज लॉ बताता है कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो टर्म आता है, तो जहाँ न्यूमेरल मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा है वो क्वांटिटेटिव टर्म में यूज होता है। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। KH हेनरीज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, सिंपल आप प्रेशर भी समझ सकते हो, ये प्रेशर हो गया। KH रिप्रेजेंट करता है हेनरीज कांस्टेंट को, हेनरीज कांस्टेंट, इनका वैल्यू कांस्टेंट होता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग इनका वैल्यू आएगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इनका वैल्यू कांस्टेंट होता है। और काई हो गया मोल फ्रैक्शन, जिसका सॉलिबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस, जो गैस है उसका। इसको आप कॉपी कर लो, फिर बाकी इसके बारे में बात करते हैं। सुनोगे अब यहाँ बता देते हैं, पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर उसको लिखवा देंगे। हेनरीज लॉ के अनुसार से जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें स्कूबा डाइवर है। स्कूबा डाइवर कहा जाता है जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं। ये अपने पीठ पर ब्रीदिंग के लिए गैस सिलेंडर कैरी करता है। नॉर्मल गैस सिलेंडर और इसके गैस सिलेंडर के कंपोजिशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है अगर ये नॉर्मल गैस सिलेंडर को लेकर के जा रहा है तो इसमें एक डिजीज़ प्रोड्यूस होगा जिन्हें हम लोग बेंड्स कहते हैं। बेंड्स, ये बेंड्स क्यों प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जैसे जैसे समुद्र में गहराई की तरफ में जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, और हेनरीज लॉ के अनुसार से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। तो यानी कि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिजोल्व होगा, क्योंकि हम लोग ब्रीदिंग में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी लेते हैं।
तो गैस सिलेंडर में भी उसी रेशियो को मेंटेन किया हुआ रहता है, उसी के अनुसार से डिजोल्व किया हुआ रहता है। अंदर में चला गया, अंदर में गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा गैस डिजोल्व हुआ है, लंग्स के थ्रू ही गया है। अब जैसे ही वो गहराई से ऊपर की तरफ में आने लगेगा, तो गहराई से ऊपर की तरफ में आने लगेगा, अब उसका प्रेशर कम होने लगेगा। तो प्रेशर कम होगा तो गैस का सॉलिडिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो इनटेक और आउटलेट का लंग्स हमारा माध्यम है, लेकिन आप इमेजिन करो कि इस लंग्स के जगह पर यहाँ से ब्लड ज़्यादा एयर डिजोल्व करके वो बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँचा हुआ है, और अब आप सरफेस पर चले आए तो इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम तो लगेगा, अपने रास्ते को फॉलो करेगा। तब यहीं पर वेन में ही नाइट्रोजन बाहर आना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन किए हुए रहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो एयर बबल्स के फॉर्म में आने लगता है, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उस जगह पर वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक ब्लड क्लॉटिंग का कारण भी बनता है, और पेन बहुत ज़्यादा होता है इस डिजीज़ में, जिन्हें बेंड्स कहा जाता है। यानी उसी एयर के एक्यूमुलेशन की वजह से बेंड्स एराइज होता है। अब कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्कूबा डाइवर के गैस सिलेंडर में हीलियम डाल दिया जाता है। ये देखो, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कंडीशन में 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ज़्यादा है, जो बेंड्स प्रोड्यूस हो रहा था वो नाइट्रोजन के एयर बबल्स की वजह से होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करते हैं। स्कूबा डाइवर के इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इस नाइट्रोजन के परसेंटेज को कम किया गया। अब क्या कर दिया गया, इसमें हीलियम डाल दिया गया, और हीलियम देखो यहाँ डाला है 32.1% हीलियम, जिसकी वजह से जहाँ नाइट्रोजन 78% था, अब ये नाइट्रोजन घट करके 56.2% आ गया है। 56.2%। ऑक्सीजन भी घटा है, ऑक्सीजन घट करके कितना हो गया, 11.7%। लेकिन ये घटने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गहराई में जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा डिजोल्व होगा। तो अब यहाँ नाइट्रोजन कम हुआ, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बबल्स कम बनेंगे, और बेंड्स का जो सिम्टम्स, जो प्रॉपर्टीज़, जो एबनॉर्मलिटीज एराइज होता है, वो वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, वाई हीलियम इज एडेड। तो हीलियम इज एडेड टू डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और टू ओवरकम द प्रॉब्लम फ्रॉम बेंड्स। बेंड से बाहर आने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हीलियम डाल दिए हैं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा, और नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा तो जो वेन में एयर बबल्स बन रहे थे वो कम बनने लगेंगे। इसी का उल्टा होता है जब पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं ऊंचाई की तरफ में। जब ऊंचाई की तरफ में जाने लगेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होने लगता है, तो गैस का सॉलिडिटी भी कम होगा। तो आप जो कैरी कर रहे हैं सिलेंडर, अब वो कम ऑक्सीजन वहाँ पर, या नॉर्मल एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सिलेंडर की बात छोड़ दो पहले, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होता चला जा रहा है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन भी कम होने लगेगा, और ऑक्सीजन की वजह से ही आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है, आपके ब्रेन को एनर्जी मिलता है, और जैसे ही एनर्जी कम होने लगेगा आप तुरंत बेहोश होने लगेंगे, आपको नींद आने लगेगी। आप खाना खाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि आपको नींद आने लगा। रीज़न ये है कि जैसे ही आप खाना खाएं, आपके बॉडी का एनर्जी पेट की तरफ में जा रहा है, ब्रेन को जैसे ही कम सप्लाई होगा वो तुरंत रेस्ट में जाने लगेगा, और वही रेस्ट में जाने लगता है तो आपको नींद आने लगती है। आप ये फील करते हैं कि खाना खाने के बाद में नींद आया है, तो उसके पीछे का रीजन ये है। तो ऊंचाई पर जाने के बाद में बेहोशी आने लगता है, और उसकी वजह से वहाँ एराइज होता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसको कम करने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं वो गैस सिलेंडर कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, कि नेचुरल एयर से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उनका अमाउंट कम हो गया है, तो हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो कैरी करें। पानी में तो अलग बात है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वो हमारा गिल्स नहीं है, हमारे बॉडी में, हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन ऊंचाई पर तो आप पानी में नहीं हैं, एयर में हैं, लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपको ऑक्सीजन कम फील होता है, और वहाँ पर भी बेहोशी छाने लगती है, तो इसलिए वहाँ गैस सिलेंडर कैरी करने का ज़रूरत पड़ता है। ऊंचाई पर कभी जाओगे, हिल स्टेशन वगैरह पर भी, तो वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप किस तरह के पेशेंट वगैरह तो नहीं हैं, अगर हैं तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना चाहिए,
या हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर वो अरेंजमेंट रखते हैं कि यहाँ अगर कोई यात्री आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है और इस जगह पर वो परेशानी में फंस जाए तो उसको कैसे जो वो क्यूर कर सकते हैं। तो ये एनॉक्सिया हुआ। और तीसरा एप्लीकेशन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व करना है सोडा वाटर बनाते वक्त में, तो उनका बॉटलिंग भी किया जाता है, तो अंडर हाई प्रेशर किया जाता है। तो इसको लिखवा देते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिखो, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। चलो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसमें फर्स्ट लिखिए in gas cylinder of a scuba diver, in gas cylinder of a scuba diver, helium gas is added, helium gas is added, helium gas is added to reduce the percentage of nitrogen, to reduce the percentage of nitrogen and to overcome from bends, overcome from bends, BENDS, overcome from bends। बेंड्स के बारे में समझाए। बेंड्स क्या है? वो एक डिजीज है जो हाई नाइट्रोजन बबल्स की वजह से राइज होता है। सेकंड पॉइंट, at high altitude due to low atmospheric pressure, anoxia, anoxia is arises, to overcome the problem, mountain climber carry गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी दोनों में अगर पूछे कि बेंड्स और एनॉक्सिया में क्या डिफरेंस है, तो बेंड्स हाई प्रेशर की वजह से राइज होता है और एनॉक्सिया लो प्रेशर की वजह से राइज होता है। बेंड्स समुद्र में राइज होता है और एनॉक्सिया पहाड़ पर राइज होता है। थर्ड लिखिए, in manufacturing of soda water, or cold drinks, soda water or cold drinks, carbon dioxide gas is dissolved, under high pressure, ये सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ से रिलेटेड हुआ। अब इसके बाद में हेनरीज लॉ से रिलेटेड 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल्स को आज नहीं बताते हैं, अब उस न्यूमेरिकल्स को अगले क्लास में बताएंगे ताकि समझ में भी आ सके। सारा न्यूमेरिकल्स यहीं पे बनवा देंगे, 1-2 हम बनाएंगे, 1 आध आपके लिए छोड़ेंगे कि आप यहाँ पे बनाइए।
एसटीपी से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।